नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 की पुस्तिका का विमोचन किया है। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स को 3 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक और 9 इंक्यूबेटर्स को 1 करोड़ 80 लाख के करीब की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साथ ही नए इंक्यूबेटर्स को मान्यता प्रमाण पत्र, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को संबोधित किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7 स्टार्टअप्स को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में इंक्यूबेटर्स और इकोसिस्टम से जुड़े विभिन्न हितधारक शामिल हुए। इन हब के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और अन्य उन्नत तकनीकों पर आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख स्टार्टअप और इनोवेशन केंद्रों में शामिल करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के आइडिया को अवसर, इनोवेशन को प्रोत्साहन और स्टार्टअप को सामर्थ्य देकर उत्तर प्रदेश आज जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की नई संस्कृति को गति दे रहा है। नए विचार से नए उद्यम और नए उद्यम से नए रोजगार, यही है नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 120 स्टार्टअप यूपी के अंदर थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को डबल इंजन की सरकार ने थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, उस प्रकार के वातावरण का सृजन किया, तो आज परिणाम है कि यूपी के अंदर 24,000 से अधिक स्टार्टअप यूपी के अंदर आज पूरी तरीके से उन सपनों को उड़ान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 8 यूनिकॉर्न हैं और आज यहां पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स को हम विभिन्न प्रोत्साहन के साथ यहां पे जोड़ रहे हैं। यूपी की इसी पॉलिसी के अंतर्गत 9 इंक्यूबेटर को भी यहां पे प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है और यूपी स्टार्टअप नीति के अंतर्गत हम 12 नए इंक्यूबेटर्स को भी यहां पर आज मान्यता प्रदान कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम के जितने भी हमारे अन्य स्टेक होल्डर हैं उन सबको आज यहां पर हम लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार से गठित जो हमारी यहां पर कमेटियां हैं, उनके सदस्य हैं, उन सब के साथ जोड़ने के साथ ही यहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण और यूपी के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्टार्टअप के माध्यम से क्या कुछ वहां पर उनके द्वारा नया कार्य किया जा रहा है, इन सब को भी हमें देखने सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भारत इनोवेट्स को मैंने अभी कुछ देर पहले सुना और अच्छा लगा। इनमें से बहुत सारे स्टार्टअप का मैंने स्वयं भी दौरा किया था और मुझे अच्छा लगा कि उनके द्वारा यूपी के अंदर जो कुछ किया जा रहा है वह यूपी की इस पहचान को और यूपी के इस परसेप्शन को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए। यूपी में चुनाव नजदीक आने के साथ महिला वोटरों पर दांव लगाना शुरू हो गया है। सपा और भाजपा दोनों पार्टियों ने इस पर दांव लगाना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव 2027 में अभी 6 महीने से ज्यादा समय है, लेकिन इसके लिए बिसात तेजी से सजने लगी है और इस बार महिला मतदाता मुकाबले का अहम केंद्र बनती दिख रही हैं। भाजपा पहले से ही महिला लाभार्थियों का बड़ा आधार तैयार कर चुकी है, तो सपा सीधे आर्थिक मदद के वादे के साथ इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। साफ है कि 2027 का चुनाव महिलाओं के लिए योजना और घोषणाओं की प्रतिस्पर्धा का
का चुनाव बन सकता है। चुनाव नजदीक आते देख भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में शामिल महिलाओं से जुड़े वादों को पूरा करने की रफ्तार बढ़ा दी है और इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया और बुधवार को इसे लागू भी कर दिया। हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया है। नवंबर 2026 तक स्नातक की बेटियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लागू करने की भी घोषणा की है। वहीं सपा ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं करना शुरू कर दिया है। सपा ने युवाओं और महिलाओं को चुनावी एजेंडे के केंद्र में रखना शुरू कर दिया है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमा से सटे महराजगंज और कुशीनगर जिलों में निगरानी बढ़ा दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से हुए नुकसान को गंभीर चिंता का विषय बताया और महराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बयान में कहा गया कि नेपाल में आई बाढ़ के असर से सीमा से सटे इन दो जिलों में गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की आशंका है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को नदियों के जलस्तर पर कड़ी नजर रखने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया है। बयान के मुताबिक नेपाल में बाढ़ से हुए नुकसान पर चिंता जताते हुए सीएम आदित्यनाथ ने भगवान पशुपतिनाथ से प्रभावित सभी लोगों को सुरक्षा को लेकर और कल्याण के लिए प्रार्थना की और नेपाल के तिब्बत से सटे रसुआ जिले में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में कई गांवों के बह जाने और जरूरी बुनियादी ढांचे को नुकसान होने के बाद लापता हुए लगभग 400 लोगों में कम से कम 105 भारतीय शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। यहाँ हरियाणवी सिंगर और एक्टर अंकित बालियान को गोलियों से भून दिया गया। उन्हें 5 गोली मारकर हत्या की गई। शुरुआती जानकारी सामने आई है कि जिम में आए फोन पर बहस हुई थी और इसके बाद जब वो जिम से बाहर आए तो कार में बैठे और उन पर हमला कर दिया गया। अंकित के सिर, छाती और पेट में 5 गोलियां लगने के निशान मिले हैं। हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी और अंकित बलियान पिछले कुछ समय से हरियाणा के सोनीपत में रह रहे थे और पिछले करीब 6 महीने से वह शामली के अपने गाँव में परिवार के साथ रह रहे थे। वह जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वार्ड 3 से संभावित प्रत्याशी के पोस्टर भी लगा दिए गए थे। अंकित बालियान की हत्या के बाद लोगों के आक्रोश को देखते हुए शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। जिले के आसपास के थानों की पुलिस बुलाई गई और पुलिस अधिकारी का कहना है कि हत्यारों की तलाश में एसओजी और सर्विलांस समेत पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी एक हमारे 112 पे कॉल गई थी, इसमें जानकारी हुई कि एक अंकित बालियान जो बंदी खड़ा के मूल निवासी है, वो जिम करने आते थे यहाँ पे और आज जैसे ही जिम से निकले वैसे 3-4 लड़के को गोली मार दी। उनकी मौके पे मौत हो गई। उनको तत्काल हमने मौचरी भिजवा दिए हैं और हमारी स्वाट सर्विलांस, हमारे सचिव कोतवाली, हमारे एसपी साहब लोग लगे हुए इसमें। बहुत जल्दी घटना का मोटिव और मुझे गिरफ्तार करके इसको लोग जेल भिजवाएंगे। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टेरी गांव के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां एक ट्रक ने आगे चल रही बस में टक्कर मार दी और हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बल्दीराय थाना क्षेत्र के टेरी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने गुड़गांव से बिहार जा रही निजी बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम प्रभात सिंह, सीओ बल्दीराय आशुतोष कुमार और थानाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे और घायल यात्रियों को बाहर निकालवाया और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दीराय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए कुमारगंज के पेटला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले 3 यात्रियों के शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सीओ बल्दीराय आशुतोष कुमार ने बताया कि 3 यात्रियों की मौत और 11 लोगों के घायल होने की पुष्टि है। आज दिनांक 27 अगस्त 2026 को समय करीब 5:50 पर पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बस और एक ट्रक में टक्कर हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर पहुंचने पर जानकारी हुई कि बस गुड़गांव हरियाणा से सुपौल बिहार जा रही थी, जिसमें बस में सवार 11 व्यक्ति घायल हो गए और 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सभी घायल व्यक्तियों को सीएससी पहुंचा दिया गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। इसके साथ ही मृतकों की पंचायतनामा की कार्रवाई कर पीएम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है एवं क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया जा रहा है एवं मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए आगरा में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। त्योहार में ठीक पहले शहर में मिलावटी दूध, मावा और कृत्रिम पनीर की भारी आवक को देखते हुए विभाग को टीमों ने बड़ा ही अभियान चलाया और इस कार्रवाई के दौरान
मध्य प्रदेश से लाया जा रहा 7,000 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया गया और वहीं फतेहाबाद से भारी मात्रा में मिलावटी मावा सीज किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एफएसडीए की टीम ने सैया टोल प्लाजा पर घेराबंदी की और इस दौरान मध्य प्रदेश के नंबर वाले एक दूध के टैंकर को जांच के लिए रोका गया और टैंकर चला रहे मुरैना निवासी रामनिवास से जब दूध की खरीद बिक्री के लाइसेंस, बिल और अन्य कागजात मांगे गए तो वह एक भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि टैंकर मुरैना की एक डेयरी का है और वह इसे बिक्री के लिए आगरा ले जा रहा था। टीम ने दूध का सैंपल लेने के बाद लगभग 1,75,000 रुपए की कीमत का 7,000 लीटर मिलावटी दूध मौके पर ही नष्ट करवाया और दिन भर चले इस अभियान में एफएसडीए की आधा दर्जन टीमों ने देहात से लेकर शहर तक ताबड़तोड़ छापेमारी की। नाथोपुर फतेहाबाद स्थित श्री शामू सिंह के प्रतिष्ठान पर छापा मारकर टीम ने 145 किलोग्राम मिलावटी मावा और 52 किलोग्राम वनस्पति जैसा संदिग्ध पदार्थ जब्त कर सीज कर दिया। 145 किलोग्राम मिलावटी मावा और 52 किलोग्राम वनस्पति जैसा संदिग्ध पदार्थ जब्त कर सीज कर दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ मौसमी बुखार का खतरा बढ़ने के बीच लखनऊ मंडल में मच्छर जनित बीमारियों की अलग तस्वीर सामने आई है। मंडल में डेंगू के मुकाबले मलेरिया के करीब 8 गुना मरीज मिले हैं। सीतापुर मलेरिया के मामलों में सबसे आगे है, वहीं लखनऊ डेंगू के मामले में शीर्ष पर है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल 24 अगस्त तक लखनऊ मंडल के 6 जिलों में मलेरिया के 1,084 और डेंगू के 135 मरीज सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इन दोनों बीमारियों से किसी मौत की सूचना नहीं है। मौसमी और वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। डेंगू के मामले मलेरिया से बिल्कुल अलग पैटर्न दिखा रहे हैं और मंडल के 135 मरीजों में 98 अकेले लखनऊ के हैं, यानी करीब 73% डेंगू मरीज राजधानी में मिले हैं। लखीमपुर खीरी और उन्नाव में 10-10, सीतापुर में 9, हरदोई में 6 और रायबरेली में 2 मरीज मिले हैं। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है और बुजुर्ग महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इस योजना को लेकर परिवहन निगम मंडल सहारनपुर की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ से योजना के शुभारंभ का लाइव प्रसारण किया गया। सहारनपुर में परिवहन निगम मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 500 से अधिक महिलाएं मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सामान की किट भी वितरित की गई और सहारनपुर मंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सहारनपुर मंडल के सभी जनपदों में कराया गया है। योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मिलेगा और वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के लिए 3 दिनों तक रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की भी सुविधा दी गई है। इस दौरान महिला अपने साथ एक सहयोगी को भी लेकर यात्रा कर सकती हैं। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया और कहा कि इस सरकार ने नारी सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और महिलाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा रक्षाबंधन से पूर्व लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से 60 वर्ष से ऊपर की माताओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की है। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अगले 3 दिनों 27, 28, 29 तारीख तक एक सहयोगी के साथ निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा भी प्रदान की है। जो है 60 साल की जो महिला है उनके लिए परमानेंट व्यवस्था उनके लिए परमानेंट व्यवस्था, केवल वो वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड अपना दिखा करके किसी भी बस में प्रदेश के किसी भी कोने में वो यात्रा कर सकती है। बड़ी सौगात दी है। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और माता बहनों को आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ता हुआ कदम है। लगातार महिलाओं के लिए जो है योगी सरकार करने के काम कर रही है। देखिए, देश की आधी आबादी को भी मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिले, इसके लिए नारी शक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया था। आज नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी का सम्मान। नारी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई ढिलाई सरकार नहीं बरतती। कहीं पर भी अगर कोई छेड़खानी की जरा सी घटना होती है तो या तो जेल में होता है, नहीं तो यमराज के पास उसको पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। और इसी प्रकार से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज महिलाएं कारोबारी बन रही है। आज सरकारी नौकरियों में उनको स्थान दिया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कदम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मातृशक्ति को समर्पित है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।